अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल से। इससे पहले जो था हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल तक फर्स्ट लेक्चर को एंड किया था। सेकंड पार्ट इसका है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज़ अ बायोकेमिकल साइकिल बाय विच कार्बन इज एक्सचेंज, जो कि एक बायोकेमिकल साइकिल है जिसमें कार्बन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, जिसमें डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ जो है उसमें एक्सचेंज होती है, जिसमें बायोस्फीयर है हमारे पास, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अगर हम कार्बन साइकिल को देखें तो जो फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन्वायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या रिस्पायरेशन के थ्रू ये या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उस प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोवाइड फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द अदर एनिमल्स। तो और तब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद इनके प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं जो कि गिर जाते हैं या फिर प्लांट्स को कट डाउन करके हम उन्हें जब डिकम्पोज कर देते हैं, या रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान या एनिमल CO2 जो है वो इन्वायरमेंट में जो है भेज देते हैं। इन्वायरमेंट में जब ये CO2 हो जाती है तो फिर वही फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं और फिर ये डेड प्लांट्स को जब हम इन्हें जो है ना क्या कहते हैं उसे, जब हम इन्हें डंप कर देते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये फॉसल फ्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये फॉसल फ्यूल्स इट वुड टेक 1000 ईयर्स, काफ़ी अरसे के बाद जब ये फॉसल फ्यूल्स तैयार हो जाते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए, तो हम इन्हें दोबारा से यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद वही इमिशन फॉसल फ्यूल्स की CO2 और ये कार्बन साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अब ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन है ये समटाइम्स डिफ्यूज़ हो जाती है ओशन में। तो जब ये ओशन में डिफ्यूज़ हो जाती है तो ये जाके मेराइन जो लाइफ है उसको अफेक्ट करती है। मेराइन लाइफ जो है वो जो है हमारे पास उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक बायोमास जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स हाउ दिस कार्बन साइकिल कंटिन्यूज फॉसल फ्यूल्स इमिशंस, और उसके बाद फॉसल फ्यूल्स इमिशन के बाद जो है ना विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इस CO2 को यूज़ करते हैं और प्लांट्स, डेड प्लांट्स जो है विद द डिकम्पोजिशन हमारे पास जो है फॉसल फ्यूल्स फिर से प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हुए उनकी दोबारा से इमिशन जो है CO2 की होती है और ये कार्बन साइकिल इस तरह से कंटिन्यूसली जो है ना वो चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी इकोलॉजिकल पैरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या हैं? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोड्यूसर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर जो हैं उनके अगर उनको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें उन्हें क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल पैरामिड। जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हमारे पास क्या कह सकते हैं उन्हें, प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे लोअर लेवल पे हैं पिरामिड के, और उसके उसके बाद हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं जो उन प्लांट्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड, वो सेकंड पे हैं। और इस तरह और इन कंज्यूमर्स को जो इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फूड, उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे, या फिर तो वो सबसे अपर लेवल पे हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है जी? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल की इन ईच पॉपुलेशन। ईच पॉपुलेशन एक एनिमल्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, उनकी जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, उसे हम क्या कहेंगे? पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये बताती क्या है कि एक स्पीशीज जो है ना वो
एक से पीछे किसी भी पॉपुलेशन की दूसरी स्पीशीज़ को कैसे अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो ये हमें पिरामिड ऑफ नंबर बताती है कि एक से पीछे है मीन्स प्लांट्स है, ये प्राइमरी जो है ना प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसकी जो इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है उसको किस तरह से अफेक्ट करती है, कितना उन्हें चाहिए होता है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें अगर हम एक्सेप्शन देखें तो एक एक्सेप्शन भी है इसमें जो कि ट्री की एक्सेप्शन है कि एक पीस जो है वो प्रोड्यूसर है, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर डिफरेंट जो है उसमें स्पीशीज या पॉपुलेशंस को सपोर्ट करता है, जिसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट डिफरेंट जो दूसरे प्लांट्स हैं वो भी हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन द अर्थ। तो ये ट्री की एक एक्सेप्शन है कि वो प्रोड्यूसर हो के भी डिफरेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमारे पास। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है जी, इट शोज द एनर्जी अवेलेबल टू ईच ट्रॉपिक लेवल। ईच ट्रॉपिक लेवल जो है, ट्रॉपिक लेवल मीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को और डिकम्पोजर्स को। द साइज ऑफ ब्लॉक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी कितना प्रोड्यूस करता है, इतनी हमें सनलाइट चाहिए, तकरीबन 10 लाख सनलाइट चाहिए जॉल, और ये इसे हम मेजर करते हैं या तो जॉल में या फिर कैलोरीज में। तो 10 लाख जॉल सनलाइट चाहिए टू प्रोड्यूस प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये कितनी एनर्जी हमारे पास देते हैं, 10,000 जॉल। अब ये 10,000 जॉल जो है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं ये यूज़ करते हैं 10,000 जॉल एनर्जी टू प्रोड्यूस 1000 जॉल एनर्जी। दिस 1000 जॉल एनर्जी जो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए काफ़ी है, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर इसे इस्तेमाल करते हैं 1000 जॉल एनर्जी को, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 100 जॉल। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो 100 जॉल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो 10 जॉल एनर्जी जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो उसके लिए चाहिए थी 10 जॉल एनर्जी। तो ये एक एनर्जी लेवल है कि कितने जो लेवल्स हैं कंज्यूमर्स के या प्रोड्यूसर्स के, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए फॉर द सर्वाइवल। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर हमें बताता है ये ऑल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम कैन बी प्लेस्ड इन अ ट्रॉपिक लेवल डिपेंडिंग ऑन व्हाट एनर्जी। जितने भी इकोसिस्टम में हमारे पास है ट्रॉपिक लेवल्स हैं, उन्हें वो सारे इस पर रिलाई करते हैं कि कौन सा एनर्जी रिसोर्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दियर फूड फूड, अपने फूड के लिए वो कौन सा एनर्जी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं या फिर डीप ओशंस हैं। उसके अलावा डीप ओशंस में जो लाइफ है, जो इकोसिस्टम है, उसके अलावा जितनी भी हमारे पास लाइफ है वो ऑलमोस्ट सनलाइट पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सनलाइट ही यूज़ करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इन इकोसिस्टम देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं, ठीक है, एनर्जी के, जो कि कन्वर्ट करते हैं सनलाइट इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हुए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये सबसे लोएस्ट लेवल पे होंगे ट्रॉपिक लेवल पे। उससे अपर लेवल फिर या तो कंज्यूमर्स होंगे और उससे अपर लेवल पे डिकम्पोजर्स होंगे। ये देख सकते हैं जिस तरह से आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिसे हम कहते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल मेड बाय प्लांट्स हैं, इसको हम कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनिमल लाइफ है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, और जिन्हें हम फिर कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स कहते हैं। एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स दैट कन्वर्टेड इनटू डिकम्पोजर्स, जिसमें इंसेक्ट्स, वर्म्स हैं या फिर लीव्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हैं, जो कि उन जो डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करके और इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में रिटर्न करते हैं टू द प्लांट, विच एक्ट्स एज अ फीड फॉर द प्रोड्यूसर्स। So that's how this trophic cycle continues. अब फूड चेन क्या है? फूड चेन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ऑब्टेन एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, लिविंग पॉपुलेशन है,
उनको कितनी एनर्जी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है वो जो पौधे हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं कहाँ से? सन से। सूरज की लाइट इस्तेमाल करके वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं for photosynthesis process. Some animals eat plants and some animals eat other animals. अब वो जो है कुछ एनिमल्स जो है हमारे पास वो उन प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी एनर्जी के तौर पर एक्ट करती है, और फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स होम इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मतलब इकोसिस्टम में कौन किसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है, ये सारा कुछ हमें जो है ना बताया जाता है फूड चेन में। ये अगर आप देखें तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स हैं जिसमें हमारे पास प्लांट्स हैं। इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो इन प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, बटरफ्लाइज। सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, इसमें ये परिंदे वगैरह हैं जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, एंड एट द एंड डिकम्पोजर्स हैं। जब ये सारे इन डेड फॉर्म डंप किए जाते हैं तो डिकम्पोजर्स जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह हैं वो इन्हें अपनी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन्हें दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं तो फॉर द फीड फॉर प्लांट्स। और ओपन ओशन में भी आप देख सकेंगे पाइथो प्लैंकटन है, फिर उससे आगे जो है ना जो प्लैंकटन है, मैकल है, और ये इस तरह से अपने फूड को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड वेब। और फूड वेब क्या है? फूड वेब जो है वो एक इलस्ट्रेशन मेथड है। वेरियस कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, वो उनका कनेक्शन बताती है कि ईट्स व्हाट, कौन किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो फूड वेब हमें बताता है। ये एक इलस्ट्रेशन है वेरियस मेथड्स ऑफ फीडिंग जो कि इकोसिस्टम को यूनिफाइड सिस्टम से इकोसिस्टम को यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के साथ लिंक करता है। फूड वेब जो है वो एक से ज़्यादा चांसेस प्रोवाइड करता है फूड के, जिसकी वजह से सर्वाइवल आसान हो जाता है किसी भी स्पीशीज़ का जो कि हमारे पास फूड चेन में अवेलेबल नहीं है। फूड वेब जो है और अल्टरनेटिव जो है ना मेथड्स हैं या अल्टरनेटिव बीज हैं फूड हासिल करने के इन एन इकोसिस्टम, वो बताता है जिससे सर्वाइवल है, लाइफ सर्वाइवल है, वो बढ़ जाता है, और जो लाइफ साइकिल है किसी भी स्पीशीज़ का वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम फूड वेब की देखें तो फूड वेब ऑर्गेनिज्म रिजाइडिंग इन द सॉइल। सॉइल में अगर हम किसी भी फूड वेब को देखें सॉइल इकोसिस्टम में तो वो इस तरह से है कि प्लांट्स, शूट्स एंड रूट्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर को एज अपने जो है खुराक इस्तेमाल करते हैं फॉर द ग्रोथ। और इसके अलावा जो है ना ये एक दूसरा वे इसका क्या है, ये सनलाइट एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये CO2 जो है ना इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट जो है फूड फॉर द अदर कंज्यूमर्स जो कि और इसके अलावा फंजाई भी एक्ट करती है एज एक्टिव कंज्यूमर। ये ऑर्गेनिक मैटर जो कि डिकम्पोजर्स हैं, इसमें ये एक तो प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, सेकंड ये बैक्टीरिया के लिए भी एक फूड है और फंजाई के लिए भी फूड। अब नेक्स्ट फंजाई आगे क्या है? नेक्स्ट ये फंजाई जो है ये एंथ्रोपोड्स हैं, उसके लिए फूड के तौर पर एक्ट करती है, या फंगल या बैक्टीरिया फीडर्स हैं उसके लिए भी फूड के तौर पर एक्ट करती है। बैक्टीरिया इस तरह से प्रोटोजोआ के लिए एज अ फूड है, एंड देन इट आल्सो एक्ट्स एज अ बैक्टीरियल फीडर फॉर द nematodes and also for the arthropods. So that's how these food web act, reacts in the different scenarios. Next है desert, an ecosystem found where there is a very little rainfall. डेजर्ट ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एवापोरेशन जो है वो एक्सीड्स कर जाती है प्रेसिपिटेशन।
मीन्स रेनफॉल कम होती है और जो एवेपोरेटिंग सिस्टम है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। मेनली टू काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट में जो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। समर्स में दे आर वेरी हॉट। फिर कोल्ड डेजर्ट है जो शॉर्ट टर्म के लिए वार्म समर में ज़्यादा जो है ना उसका टेम्परेचर जो होता है, और फिर ऑलमोस्ट ओवर द ईयर वो कोल्ड ही रहते हैं, विंटर वहाँ पे ज़्यादा रहता है। फाउंड इन प्लेसेस, अब ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं, या तो नॉर्थ पोल में हैं या फिर साउथ पोल में हमारे पास कोल्ड डेजर्ट जो है ना पाए जाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स हैं उसमें, और जो है मेन कंपोनेंट्स हैं इसके डेजर्ट के, एक डेजर्ट प्लांट्स हैं और डेजर्ट एनिमल्स हैं। डेजर्ट प्लांट एनिमल्स में अगर हम देखें तो कैमल है हमारे पास, या गिला मॉन्स्टर जिसे लिजर्ड कहते हैं। रोड रनर भी एक परिंदा है जो कि वहाँ पे पाया जाता है। और ये दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डेजर्ट्स में होते हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम नेक्स्ट हमारे पास है। आफ्टर डेजर्ट इकोसिस्टम देयर इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जो कि फिजिकल फैक्टर्स जिसमें मौजूद होते हैं, जिसमें वाटर है, फिजिकल फैक्टर्स में सॉइल है, एयर है, जो कि किसी भी एनिमल्स की लाइफ को इस्टेब्लिश करने में बड़ा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स अलोंग विद द वाटर जो है ना वो हेल्प करते हैं इकोसिस्टम क्रिएट करने में। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4.6 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर पर स्क्वायर ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो ग्रास लैंड से कवर्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 32% बनता है कि प्लांट्स कवर द वर्ल्ड, जिसमें 32% है जो कि टोटल प्लांट्स हैं वर्ल्ड में, उसका 32% जो है वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में पाया जाता है। ग्रास लैंड अकर इन अ रीजन दैट देयर आर ड्राई फॉर फॉरेस्ट, मतलब ऐसे हैं कि जो कि ड्राई फॉर फॉरेस्ट हैं, लेकिन इतनी सफिशेंट सॉइल वहाँ पे या वाटर अवेलेबल है जहाँ पे प्लांट्स जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं, और वहाँ पे डेजर्ट दूर दूर तक कहीं भी हमें नज़र नहीं आते। डिफरेंट ग्रासलैंड्स जो है ना वो हो सकती हैं एक ही कॉन्टिनेंट में, जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन और स्पेसिफिक स्पीशीज़ डोमिनेशन की वजह से। इसमें हमारे पास जो पहला है वो है टेम्परेचर ग्रासलैंड, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, पोलर ग्रासलैंड है। जो ग्रासलैंड सॉइल जो है होती हैं वो हाईली फर्टाइल होती हैं एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल बेसिस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ग्रासलैंड फूड वेब आपको दिखाया गया है, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। फिर ये जो हमारे पास हैं ये हर्बीवोर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, एंड दे आर कॉर्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स के तौर पर दिखाया गया है। फूड वेब है ग्रासलैंड का। एस्चुरीज क्या है जी? एस्चुरीज एक सेमी क्लोज्ड वाटर बॉडी है, इसका फ्री कनेक्शन होता है समंदर के साथ। एस्चुरीज एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिवर्स जो है ना आके मिलते हैं, और ये एक फ्री एरिया है ओशन से पहले। ओशन से पहले एक ट्रांजिशन एरिया जिसे हम कह सकते हैं ऑफ द लैंड, जिसमें डिफरेंट रिवर्स हैं। ये देख सकते हैं आपके एरिया, ये हमारे पास ओशन है, ये हमारे पास ये रिवर हैं जो कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर टू द सी वाटर। फ्रेश वाटर रिवर का आ रहा है और ये सी वाटर यहाँ पे है अवेलेबल है, इसे हम एस्चुरीज कहते हैं। और यहाँ पे आके फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास सी वाटर के साथ मिक्सअप होगा, एंड देन दिस सी वाटर गोज थ्रू टू द ओशन। तो ये जो एरिया है जहाँ पे सी वाटर के साथ फ्रेश वाटर आके मिक्स हो रहा है, इसे हम कहेंगे एस्चुरी। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एस्चुरीज के? ये एक रिच इकोसिस्टम है जो कि हाईली प्रोडक्टिव है और हाई बायोडाइवर्सिटी है इस सिस्टम के अंदर। इसमें सैलिनिटी जो है, जो कि सॉल्ट्स, वाटर में सॉल्ट्स हैं, वो इंक्रीज होती जाती हैं जैसे जैसे आप रिवर से मिड ऑफ द एस्चुरी जाते हैं। मतलब अगर 0 to 5 ppt है रिवर की, तो फिर अगर मिडल ऑफ द एस्चुरी अगर आप जाएंगे तो 5 to
25 पीपीटी हो जाएगी और ओशन में जाते जाते ये 25 पीपीटी से ज़्यादा हो जाएगी। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000। सेडिमेंट्स जो इसमें आ रहे होंगे रिवर में, वो एस्टरीज में जो है स्लो डाउन हो जाएंगे बिफोर गोइंग इनटू द ओशन, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द एस्टरी, जिसे हम बेंथिक जोन कहते हैं, और जो प्लूटेंट्स हैं वो एस्टरीज में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि वाटर बॉडी पे मुश्तमिल होता है। कम्युनिटीज़ जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वाटर के अंदर, वो डिपेंड करती हैं ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, जिसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाता है, जिसमें स्मॉल बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर विद शैलो एंड स्टिल वाटर, जो कि शैलो वाटर या स्टिल वाटर है, उसमें हमारे पास जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो कंसिस्ट करता है। लेक इकोसिस्टम अगर हम देखें तो उसमें स्लो मूविंग वाटर होता है, जिसमें आप कह सकते हैं पूल्स हैं या पॉन्ड्स हैं, ये एक लेक इकोसिस्टम में आ जाएंगे। और फिर रिवर इकोसिस्टम आता है, जो कि लार्ज स्ट्रीम्स हैं जो कि डाउनवर्ड फ्लो कर रही हैं टुवर्ड्स द सी। सेकेंड टाइप जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की है वो है मेराइन इकोसिस्टम। कवर अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस and contain approximately 97% of the planet's water। तकरीबन अर्थ सरफेस का 71% जो है वो मैराइन इकोसिस्टम से कवर्ड है, और 97% जो है प्लेनेट का जो वाटर अवेलेबल है वो हमारे पास है मैराइन इकोसिस्टम में। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है आपको कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तरह से एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, जिसमें हमारे पास पोलर बियर है, ठीक है, ईडर डक है, वेल है, उसके अलावा जो हमारे पास जो मेराइन लाइफ है, आप देख सकते हैं कि बेंथिक फिश है, इसके अलावा पोली चेस्ट हैं, और डिफरेंट टाइप्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और मेराइन एनिमल्स स्नेक के अवेलेबल हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें वेजिटेशन है। इकोलॉजिकल रिसोर्सेज में वेटलैंड्स हैं, सेंसिटिव हैबिटेट्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, और रेपर्ड्स हैं। वेजिटेशन मैनेजमेंट एंड रीवेजिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वेजिटेशन मैनेजमेंट और रीवेजिटेशन क्या है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हमारे पास। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है कि इंटरम रिक्लेमिनेशन मिनिमाइज, जो इंटरम रिक्लेमेशन है वो मिनिमाइज कर देती है इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द अदर रिसोर्सेज एंड यूजेज। और दूसरा जो है फाइनल रिक्लेमेशन है, जो करेक्टर है वो क्या है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड वाटर आर रीस्टोर्ड। जो फाइनल रिक्लेमेशन है वो क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर प्रोडक्टिविटी है उसको रीस्टोर कर देती है। एंड दैट्स was all about the ecology and ecosystem. That is the second part, and we will discuss inshallah in our class. Thank you.